हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि फ्रिक्शन से रिलेटेड अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो हमने लास्ट क्लास के अंदर ये कहा था कि आपका जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक। और क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमेशा चेक करना आपको उस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि वो चलेगा या रुकेगा। तो अब देखो आगे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो आगे वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, इस क्वेश्चन में कहा गया है, देखो क्या कि फाइंड द नेट पुलिंग फोर्स अप्लाइड एट एंगल थीटा सो दैट ब्लॉक जस्ट मूव। देखो है क्या, हम ये कह रहे हैं कि जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। अब इस ब्लॉक पे ऐसे हम फोर्स एफ लगा रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये कि इस ब्लॉक एफ पे, इस ब्लॉक एफ पे हम ये कितना फोर्स लगाएं जिससे कि ये जस्ट चल जाए, ये जस्ट चल जाए। यानी एफ की वो मिनिमम वैल्यू बता दो आप तो, जिससे कि ये चल जाए। तो हमने कहा यहां पे देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे यहां से, तो हम कहेंगे इस पे नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। इस f का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ये बन जाएगा f cos थीटा, और f का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये बन जाएगा f sin थीटा। क्या बन जाएगा, f sin थीटा। दूसरा देखो, ये f cos थीटा है, इसको आगे चलाने की टेंडेंसी में है। तो मैंने कहा अगर ये आगे चलाएगा तो इस ब्लॉक के ऊपर, इसे ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे। तो मैंने कहा कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और हम F की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका F cos थीटा भी बढ़ेगा, और F cos थीटा बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, जब तक वो रेस्ट में है। तो मैंने कहा यहां पे इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर पीछे की ओर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो हमने कहा ये लग रहा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप जैसे जैसे इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे, इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे, वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जस्ट चल जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे इसको इतना बढ़ाना है कि ये ब्लॉक जस्ट मूव करने लग जाए। यानी हम f को इतना बढ़ाएं कि f cos थीटा इसको जस्ट चला दे। तो इसका मतलब ये बताओ, जस्ट चलाना है तो हमारा जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम इसकी औकात, मतलब इसकी लिमिट तक जा सकता है। यानी कि आप इसको बढ़ाते बढ़ाते स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, अब थोड़ा सा ज्यादा को लिमिटिंग केस में बोलते हैं कि इसकी वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते किसके बराबर कर दो, इफ इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर कर दोगे तो ये ब्लॉक जस्ट मूव करने लग जाएगा। तो हमने कहा यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि इसको जस्ट मूव होना है, तो जस्ट मूव होना है तो f cos थीटा की वैल्यू यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ जाए या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आ जाए, ये बोलेंगे। तो मैंने कहा यहां से देखो, अब अपना ये तो हो गया आपका f cos थीटा, और यहां से f लिमिटिंग क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो मैंने कहा यहां से म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू अगर देखें तो मैंने कहा वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, 0, और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स अगर 0 है तो मैं कहूंगा यहां से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, mg के। तो n की जो वैल्यू है ये बन जाएगी mg माइनस एफ साइन थीटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई है, नॉर्मल की। तुमने कहा नॉर्मल की वैल्यू पुट करते हैं यहां पे। तो देखो नॉर्मल पुट करोगे तो नॉर्मल आपके पास बना mg माइनस एफ साइन थीटा, ये आपका नॉर्मल बन गया। अब हमें तो f चाहिए, तुमने कहा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ गया है f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू f
साइन थीटा। तो अब मैं इसको इधर ले आता हूं, इधर ले आऊंगा तो आपका जो एफ है ये कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा cos थीटा प्लस यहां से आपका म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहाँ पे आपके पास एफ की जो वैल्यू है ये बन गई है म्यू एम जी अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यानी आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम इसको चलाना है तो, इसको चलाना है तो आपको कम से कम इतना फोर्स इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स पहले ऐसे लग रहा था, इस बार ये फोर्स ऐसे लगा दिया। तो वही क्वेश्चन है कि आपको कम से कम एफ कितना लगाना पड़ेगा जिससे कि ब्लॉक जस्ट मूव हो जाए, जस्ट चल जाए। तो हम क्या कहेंगे यहां से देखो कि अगर जस्ट चल जाए, ब्लॉक जस्ट चल जाए, तो जस्ट चल जाए तो हमने कहा यहां पे वही तरीका है कि इसका एफबीडी बनाओगे, एफबीडी बनाओगे तो इसका एक कंपोनेंट तो देखो ये आ जाएगा आपका, मैं यहां से कहूं कि एक कंपोनेंट तो ये आगे वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा जो इस ब्लॉक पे लगेगा, और इसका एक कंपोनेंट ये आ गया देखो इस फोर्स का। तो यहां पे देखो ये आपका थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा। तो एफ का ये वाला कंपोनेंट है ये तो हो गया है आपका एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो है ये आपका बन गया है एफ साइन थीटा, और ऊपर क्या लग रहा होगा इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा यहां से एमजी लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा एमजी लग रहा होगा। आप देखो ये एफ कॉस थीटा इस पे आगे लग रहा है तो इसको चलाएगा, तो इसको चलाने की ये कोशिश करेगा तो हमने कहा अगर ये रेस्ट में है तो पीछे की ओर क्या लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ये एफ कॉस थीटा इसको आगे चलाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा इसको साथ रखना, नीचे वाली सरफेस क्या रखना चाहेगी इसको साथ रखना चाहेगी। तो इस पे फोर्स किधर लगाएगी फ्रिक्शन ब्लॉक पे पीछे लगाएगी। तो मैं कहूंगा यहां से कि इस वाले ब्लॉक पे पीछे की ओर आपका अगर जब तक ये रेस्ट में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक। अब बताओ मुझे एफ कोस थीटा आगे चलाना चाह रहा है, एफ एस इसको फ्रिक्शन इसको साथ रखना चाह रहा है नीचे वाली सरफेस, मतलब इसको रोकना चाह रहा है। तो हम कहेंगे इसको अगर आप लगातार बढ़ाते जाओगे, इसको लगातार आप बढ़ाते जाओगे इंक्रीज करते जाओगे, तो अगर इसको लगातार बढ़ाओगे तो होगा क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपका इसकी मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, और उससे ज्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक चलने लग जाएगा। तो वही लिमिटिंग केस में हम वापस क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि आपका जो एफ कोस थीटा है, आपका ये जो एफ कोस थीटा है ये आपका इस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है या लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक जस्ट चल जाएगा, और जस्ट चल जाएगा तो वापस देखो अपन ये लिखेंगे कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आपका क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू एन। एन की वैल्यू देखो यहां चेक करोगे आप तो देखो क्या मिलेगा, ऊपर नॉर्मल नीचे आपका mg है और नीचे ही एफ साइन थीटा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो मैंने कहा वर्टिकल डायरेक्शन में एफ वाई नेट कितना है 0, इसलिए मैं क्या कह दूंगा ऊपर फोर्स आपका एन और नीचे कितना है mg प्लस एफ साइन थीटा। तो ये आपका क्या बन गया यहां से नॉर्मल बन गया। इस नॉर्मल की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो हमने कहा यहां इसके अंदर नॉर्मल की वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास बना है एफ कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। एन की वैल्यू हो गई ये कितना mg प्लस एफ साइन थीटा, mg प्लस एफ साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए f चाहिए, हमें क्या चाहिए यहां से f की वैल्यू चाहिए। तो हमने कहा f की वैल्यू चाहिए तो इसको देखो मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओगे तो ये आपके पास f cos थीटा माइनस ये इधर कितना आ जाएगा म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से म्यू mg। अब मुझे बताओ यहां से f की वैल्यू आपके पास बनी, यहां से f कॉमन लोगे तो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया म्यू mg।
तो एफ क्या बना है आपका यहां से म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब ये बताओ ये वाला फोर्स ज्यादा आया है या इससे जस्ट पिछले वाला फोर्स ज्यादा आया है? इसको देखोगे, एक आपने क्या किया कि कोई ऑब्जेक्ट जो आपके हाइट से नीचे ऐसे, उसको आप एक बार तो खींच के चला रहे हो उसे, और एक बार इसको धक्का देके चला रहे हो। तो जब आप खींच के चला रहे हो तो मिनिमम फोर्स ये बना है, जब आप धक्का देके चला रहे हो ऐसे दबा के, उसको ऐसे एंगल पे दबा के चला रहे हो, तो आपका ये बना है। तो बताओ यहाँ माइनस है तो नीचे वाली वैल्यू कम है, नीचे वाली कम, तो ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। क्या बनेगी? ज्यादा। तो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस पर आप ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो ऐसे खींचोगे और धक्का दोगे तो उसको खींचना आसान होगा, बट उसको धक्का देना ऐसे क्या होगा? मुश्किल होगा, अगर आप ऊपर से उस ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो। तो क्वेश्चन रहता है, देखो लॉन मूवर है, ठीक है, उसको खींचना आसान है या धक्का देना? तो हम कहते हैं उसको पुल करना क्या है? आसान। क्यों? कि पुल करते हैं तो आपका जो नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर आप इसको पुल कर रहे हो तो आपका नॉर्मल है यहाँ से ये कम होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका कम होता है, तो उसको खींचना आसान हो जाता है। लेकिन जैसे आप इसको धक्का देते हो तो नॉर्मल आपका बढ़ जाता है, और नॉर्मल बढ़ जाता है तो हम क्या कहते हैं फिर उस कंडीशन के अंदर कि आपको जो फोर्स लगाना पड़ता है उसको जस्ट चलाने के लिए वो ज्यादा लगाना पड़ता है। इसके बाद देखो, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो जेईई मेंस के अंदर। इस क्वेश्चन को देखो आप सोल्व करोगे तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। इस क्वेश्चन में बोला है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ब्लॉक है उसका मास 5 kg है, इज पुश्ड, पहले सिचुएशन है इसमें पुश कर रहे हैं, इन केस ए एंड सिचुएशन बी में इसको पुल कर रहे हैं केस बी, भाई फोर्स 20 न्यूटन, 20 न्यूटन से पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल ले रखा है एज शोन इन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the block and floor is mu. The coefficient of friction between floor and block is mu, और mu की वैल्यू दे रखी है 0.2। इन्होंने बोला है the difference between acceleration of the block in case A and B, acceleration का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस मतलब पहले दोनों का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो और उसके बाद में क्या कर रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अब मुझे बताओ, चलो देखो केस ए और केस बी में एफबीडी बनाओगे तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, बताओ ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा 20 cos 30 बनेगा तुम्हारे पास यहां से 20 इंटू cos 30 बनेगा √3/2, और ये वाला बनेगा sin 30 1/2 मतलब ये बोल दूंगा मैं, ये वाला हो गया आपका 10, यहाँ है आपका क्या? नॉर्मल, यहाँ क्या है? नॉर्मल। और ये चल रहे हैं तो इन पे पीछे की ओर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन है लग रहा होगा। ये पहले वाले ब्लॉक की सिचुएशन होगी। तो मुझे बताओ पहले वाले ब्लॉक के लिए मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा, तो देखो इसको आगे चलाने वाला ये है, ये फोर्स कितना हो गया है? 10√3। यहाँ पे म्यू एस और म्यू के एक ही दे रखे हैं, तो मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं दोनों सिचुएशन में, ठीक है, सेम ही आ जाएगी। तो मैं कहूंगा यहां से देखो पहले वाले केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करूं मैं सिचुएशन ए के अंदर, या नॉर्मल दोनों का अलग है तो दोनों में लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग अलग आएगा। देखो पहले वाले केस के अंदर एफ लिमिटिंग में कैलकुलेट करता हूं तो मेरा आ जाएगा यहां से म्यू इंटू एन। अब मुझे बताओ ऊपर एन, नीचे एक तो ये mg लिखूंगा मैं नीचे, तो mg लगाऊंगा तो बताओ mg कितना लगा तुम्हारा? ये mg आएगा नीचे की ओर, ये तुम्हारा m5 है तो mg कितना आ जाएगा? 50। mg कितना आएगा? 50। और यहाँ नॉर्मली फर्स्ट लिख देता हूं। अब ये बताओ यहाँ पे कि ऊपर n1 और नीचे 10 + 50, तो मैं बोलूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या है अपना? इक्विलिब्रियम है, यानी एफ नेट 0 है, तो मैं कहूंगा n1 की वैल्यू होगी 50 + 10, मतलब कितना हो गई है? 60 हो गई है। तो मैंने कहा यहां से एफ लिमिटिंग लिखेंगे फर्स्ट वाले केस के अंदर, तो हमारा ये बन गया है एफ लिमिटिंग। तो ये आपके पास
म्यू कितना है, म्यू अपने पास से कितना, यहां से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 इनटू नॉर्मल की वैल्यू कितना है, ये 60। तो मैंने कहा यहां से एफ लिमिटिंग आ गया आपके पास ये 12 न्यूटन, ये बन गया। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू कितने से खींच रहा है इसको, 10√3 से, ठीक है, माइनस पीछे की ओर कितना है ये आपका फ्रिक्शन लगेगा कितना 12, तो एफ नेट अपॉन मास कितना उसका 5, ये इसका क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। तो हमने कहा ये यहां पर अपना एक्सेलरेशन बन गया फर्स्ट वाली सिचुएशन के अंदर, ये फर्स्ट सिचुएशन में आ गया। सेकंड सिचुएशन की बात करें तो सेकंड के अंदर देखो आप, अब देखो इसको थोड़ा जल्दी करते हैं, यहाँ पे इसका कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ये 20 cos 30 मतलब ये लिख देता हूं मैं 10√3, ऊपर वाला कितना आएगा sin 30 मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है 10 न्यूटन, और mg आपका वही कितना आ गया यहां से 50, और नॉर्मल आएगा, नॉर्मल को लिख देता हूं मैं n2। इस बार देखो नॉर्मल क्या बनेगा n2 + 10 = 50, n2 + 10 = 50, तो n2 की वैल्यू कितना है 40 न्यूटन। अब बताओ सेकंड केस को अगर रिलेट करें तो बी केस के अंदर हम कहेंगे कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा आया है, वो आया है एफ लिमिटिंग = म्यू इनटू n2, चलो म्यू कितना है 0.2, n2 कितना आया आपका 40, तो यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन बन गया तुम्हारा ये 8 न्यूटन, कितना बन गया 8 न्यूटन। तो देखो एक्सेलरेशन लिखूंगा मैं a2, इसको इधर खींचेंगे पीछे की ओर क्या लगेगा यहाँ पर वही काइनेटिक फ्रिक्शन, बट वही दोनों सेम है तो काइनेटिक लिमिटिंग क्या हो जाएंगे बराबर, तो काइनेटिक लिमिटिंग बराबर हो जाएंगे, तो आगे खींचने वाला फोर्स कितना है 10 है √3, रोकने वाला कितना हो गया आपका 8 डिवाइडेड बाय मास कितना है 5, ये दोनों एक्सेलरेशन आ गए। इन्होंने बोला दोनों का डिफरेंस मतलब इसमें से इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने कहा यहां से डिफरेंस लिखूंगा तो a2 - a1, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये देखो 1/5 तो कॉमन आ गया, 1/5 तो क्या आ गया है कॉमन आ गया, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 10√3 -8 माइनस वो करूंगा तो माइनस ये 10√3 और प्लस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बताओ ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 12 - 8 कितना हो गया 4, तो a2 - a1 = बनाया आपका 4/5 यानी कि 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां से आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पे है फोर्स किधर भी लगाए कंपोनेंट करके, हमने जैसा पूछा जाए हम वैसा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि यहां पे देखो ये ब्लॉक है, इस बार आपको कंडीशन ये दे रखी है कि ये जो ब्लॉक है इस पे हम फोर्स F लगा रहे हैं, और हमारा ये जो थीटा है ये थीटा है, आप क्या कर सकते हो इसको वेरी कर सकते हो, थीटा को आपको वेरी करना है, कैसी भी थीटा को एडजस्ट करो, और आपको ये ढूंढना है कि जो फोर्स है ये मिनिमम कितना फोर्स लगाए जिससे कि क्या हो ये आपका ब्लॉक जस्ट चल जाए। देखो हमने एक क्वेश्चन और किया था, उसमें हमने क्या कहा था, इसके जस्ट पहले वाला एक क्वेश्चन हमने देखो ये वाला क्वेश्चन किया था, इस वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या कहा था कि आपका थीटा फिक्स था, फोर्स इधर लगा रहे थे, आप फोर्स को बदल सकते थे, फोर्स को बदल के आपको यह बताना था कि मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए। तो हमने कहा एक पर्टिकुलर थीटा पे अपना मिनिमम फोर्स कितना आता है, ये आता है म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, इसी का पार्ट है ये दूसरा, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहां पे अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पर्टिकुलर थीटा पे f की जो वैल्यू आती है
वो एफ की वैल्यू आती है इसको जस्ट चलाने के लिए, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यही आता है। हमें क्या चाहिए, थीटा को बदल के, यानी आपका थीटा है उसको वेरी करवा सकते हो। तो अगर आपका थीटा वेरी करे और उस सिचुएशन के अंदर आपको फोर्स क्या मिले, मिनिमम, फोर्स क्या मिले, मिनिमम मिले, तो हम कहेंगे कि फोर्स अगर मिनिमम मिले तो क्या सिचुएशन रहेगी, क्या कंडीशन रहेगी। तो मुझे बताओ, यहां वेरिएबल ये वाला पार्ट हुआ और ये वाला पार्ट हुआ, तो इसका मतलब कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अगर ये अपॉन वाला पार्ट जब मैक्सिमम होगा तो आपका फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। आपका फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमने कहा अगर इस फोर्स को मैक्सिमम होना है, सॉरी फोर्स को क्या होना है, मिनिमम होना है, तो अगर एफ को मिनिमम होना है तो आपका कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है, इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और बच्चों देखो, एक छोटा सा बेसिक पॉइंट होता है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, इसकी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, साइन थीटा के साथ वाले का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के साथ वाले का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है यहां से इसकी क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो अब मुझे बताओ, हमारे पास cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है, इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, तो बताओ cos थीटा के साथ में कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर, साइन थीटा के साथ में कितना है म्यू, तो क्या हो जाएगा म्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये मिनिमम फोर्स कितना हमें रिक्वायर्ड होगा अगर आप थीटा को बदल सको, तो ये होगा आपका म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कम से कम इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अगर इसको चलाना है एक पर्टिकुलर एंगल पे, और वो थीटा आपका ऊपर होगा, ये फोर्स ऐसे खींचना पड़ेगा, नीचे नहीं रख सकते क्योंकि नीचे पर तो आपका नॉर्मल बढ़ जाता है और फोर्स ज्यादा मिलता है। तो हम कहेंगे ये मिनिमम फोर्स हो गया कि ऑब्जेक्ट को अगर खींच के चलाना है, ऑब्जेक्ट को खींच के चलाना है, तो ये मिनिमम फोर्स आ गया आपका कि जिसपे कि क्या होगा, ये चल जाएगा। अगर मान लो आपको थीटा भी कैलकुलेट करना हो कि बताओ वो कौन सा थीटा है, इस थीटा की वैल्यू बताओ, तो हमने कहा इस फंक्शन की वैल्यू हमें मैक्सिमम करनी थी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ थीटा वेरिएबल है और थीटा वेरिएबल है तो मैं उस एंगल को भी फाइंड आउट कर सकता हूं अगर चाहूं, तो मैं बोल सकता हूं कि वो एंगल मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को मान लेता हूं मैं वाई, ये वाला जो अपना है ना इसको वाई मान लेता हूं, वाई मान के क्या करूंगा, डी वाई बाई डी थीटा कैलकुलेट करूंगा, डी वाई बाई डी थीटा कैलकुलेट करूंगा तो आपका cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, माइनस का साइन थीटा प्लस इसका हो जाएगा तुम्हारा म्यू cos थीटा, और जहां मैक्सिमम मिनिमम होता है वहां डिफरेंशिएशन 0 के बराबर कर देंगे। तो मैंने कहा इसको 0 के बराबर रखोगे तो देखो 0 के बराबर रखने पर इसको ये साइन थीटा उधर जाएगा तो आपका म्यू cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो म्यू बन जाएगा या टेन थीटा आपका कितना बन जाएगा, म्यू के बराबर। तो ये वो एंगल मिल गया कि किस एंगल के ऊपर आपको ये फोर्स लगाना पड़ेगा, किस एंगल पे लगाना पड़ेगा, टेन थीटा इक्वल टू म्यू पे। कम से कम कितना फोर्स होगा, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसको ऐसे याद ही रखना है कि अगर हम खींच के किसी ऑब्जेक्ट को चलाना चाहते हैं तो मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा चलाने के लिए, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कितने एंगल पे लगाना पड़ेगा ऊपर, टेन थीटा इक्वल टू म्यू पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट वेरिएशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वॉल होती है, वर्टिकल वॉल है, उसके साथ ब्लॉक अटैच्ड है, ठीक है, ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप में कि ये क्या दे रखा आपको कि ये वॉल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक वॉल है यहाँ पे और इसके साथ ये ब्लॉक अटैच है, यानी कि
ब्लॉक है, इसको यहां से फोर्स लगा के इसको दबा रखा है, इसको रोक रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अपन। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इस ब्लॉक का, तो क्या कहोगे, नीचे क्या लगेगा इस ब्लॉक पे, इसका मास m है, तो क्या लगेगा mg। अब ध्यान रखना, नॉर्मल ऊपर मत दिखा देना, नॉर्मल ऊपर नहीं दिखा देना है। क्या करोगे, वॉल का कांटेक्ट ब्लॉक के साथ ऐसे है, वॉल का कांटेक्ट ब्लॉक के साथ ऐसे, तो कांटेक्ट सरफेस ये बनी है और कांटेक्ट सरफेस ये बनी है, तो क्या कहोगे कि आपका जो नॉर्मल लगेगा वो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा। तो वॉल की वजह से ब्लॉक पे नॉर्मल किधर आएगा, इस तरफ आएगा, राइट साइड आएगा। तो आपका जो नॉर्मल लगेगा ना, ये नॉर्मल ब्लॉक पे ऐसे लगेगा, नॉर्मल क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। अब बताओ ये mg इसको किधर खिसकाना चाहेगा, नीचे, mg नीचे ले जाना चाहेगा, तो रोकने के लिए केवल यहाँ पे अवेलेबल फोर्स क्या है, फ्रिक्शन ही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तब तो ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये फ्रिक्शन इसको क्या करना चाहेगा, अब ये वाली सरफेस इसको साथ रखना चाहेगी, साथ रखना चाहेगी इसकी सरफेस, तो इसको किधर खींचेगी, किधर पुल करेगी, ऊपर, ऊपर खींचेगी। तो इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर, इसे ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। अगर रेस्ट में है ब्लॉक तो स्टैटिक लगेगा, अगर स्लाइड करने लग गया तो काइनेटिक लगेगा। तो ये बन गया है इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। इधर आपने एफ लगाया, इस तरफ ये नॉर्मल लगा, नीचे mg, mg इसको नीचे ले जाना चाहेगा, तो मोशन की टेंडेंसी है, तो आपका लगेगा स्टैटिक, और अगर ये स्लाइड ही करने लग गया तो लगेगा काइनेटिक। अब इस कंडीशन के अंदर तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने बना दी। हमने कहा अगर नॉर्मल रिएक्शन बताना है, तो मैं क्या कहूंगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन बताना है तो मुझे ये बताओ, इस डायरेक्शन में, अक्ष डायरेक्शन में क्या कोई मोशन है, नहीं है। अगर मोशन होगा भी तो इधर होगा, तो अक्ष डायरेक्शन के अंदर नेट फोर्स कितना है आपका, 0। तो F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर नेट फोर्स इस पे 0 है, तो तुमने कहा नेट 0 है, तो राइट साइड लग रहा है आपका, राइट साइड लग रहा है n, लेफ्ट साइड लग रहा है f, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर। तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, mg के बराबर आएगी। नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, mg के। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। दूसरा देखो, अब यहां पे हम क्या कहेंगे, ये mg ही क्या कर रहा है, इसको नीचे खींच रहा है ना, तो मुझे बताओ, जब तक आपका mg लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, कम है, जब तक आपका mg ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तब तक आपका ये जो ब्लॉक है ये रुका हुआ रहेगा, रेस्ट में रहेगा। क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो मैं कहूंगा उस डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 होना है तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर ही हो जाएगा। क्योंकि अगर रेस्ट में है, रेस्ट में है तो मैं कहूंगा नेट फोर्स 0, ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन, नीचे mg। अगर आपका mg हो गया अगर ज्यादा, किससे, लिमिटिंग से, तो अब क्या होगा, ये स्लाइड कर जाएगा नीचे की ओर, और स्लाइड करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। और काइनेटिक लगेगा तो फिर आपको कैलकुलेट करना होगा म्यू के इंटू एन से। तो इस तरीके की ये जो सिचुएशन है, इनको आपको टेकल करना है। चलो देखिए इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है, देखो आपसे इसमें कहा है फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, रिक्वायर्ड टू कीप द गिवन ब्लॉक ऑफ मास m एट रेस्ट। यानी इस ब्लॉक m को हमें किस में रखना है, रेस्ट में, अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। यानी f की कम से कम कितनी वैल्यू हो, कम से कम कितनी वैल्यू हो कि ये ब्लॉक इसमें रहे, रेस्ट में रहे। तुमने कहा अभी एफबीडी बनाया था, इसका एफबीडी बनाएंगे, नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लग रहा है, रेस्ट में रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और इस वॉल की वजह से इधर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। क्या लगेगा, नॉर्मल।
तो मैं कहूंगा यहां पे कि अगर ये रुका रहे तो आपका ये जो mg है, ये जो mg है, ये mg कम होना चाहिए किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। mg की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, अगर हमें इसको रोके रखना है तो फिर हमने कहा ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। एफ लिमिटिंग को कैलकुलेट करोगे आप, तो एफ लिमिटिंग आपका म्यू एस इंटू एन। तो हमने कहा यहां से एन की वैल्यू तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो हम कहते हैं नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है इस एफ के बराबर। तो हमने कहा यहां से एफ लिमिटिंग है, इसकी वैल्यू आपके पास बन गई म्यू एस इंटू एफ। इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो तो देखो क्या बना आपके पास, ये mg इज लेस देन इक्वल एफ लिमिटिंग आपका बना है म्यू एस इंटू एफ। तो यहां से बना कि एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल mg अपॉन म्यू एस। ये कंडीशन बनी है इसको रोके रखने के लिए, तो इन्होंने बोला मिनिमम कितना फोर्स होना चाहिए, तो हमने कहा इसकी मिनिमम वैल्यू कितना बनेगी, तो कम से कम ये आपका mg डिवाइडेड बाय म्यू एस के बराबर होना चाहिए, अगर इसको हमें रोके रखना है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इस ब्लॉक को रोके रखना है तो हमें F कम से कम कितना लगाना पड़ेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। तो देखो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फॉर ए गिवन ब्लॉक फाइंड आउट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट, दूसरा बोला है इट्स एक्सेलरेशन, और तीसरा ये बोला इन्होंने नेट कांटेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन ब्लॉक, यानी कि नेट कांटेक्ट फोर्स है वो कितना लगा है इस ब्लॉक पे, किसके द्वारा? वॉल के द्वारा। तो देखो यहां से अगर मैं यहां से कहता हूं सबसे पहले कि मुझे ये चेक करना है फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो जब भी फ्रिक्शन लगने का सवाल आता है मैं ये चेक करता हूं कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है और इसको चलाने वाला कितना है। तो मैंने कहा इसको नीचे की ओर खींच रहा है आपका कितना, ये mg, तो mg आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 100 न्यूटन। यहां से इस पे इस तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल लगेगा ऊपर क्या लगेगा आपका? फ्रिक्शन। ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। अब कौन सा लगेगा वो तो बाद की बात है, सबसे पहले इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। तो मैंने कहा एफ लिमिटिंग होता है आपका म्यू एस इंटू एन, यहां हमें म्यू ही दे रखा है तो म्यू एस म्यू के अपने लिए एक ही हो गया, तो म्यू आपका है 0.4। और बताओ एन की वैल्यू इस केस में हम क्या कहते हैं, यहां आपका एन इज इक्वल टू एफ बन जाता है, और एन इज इक्वल टू एफ बन गया तो एन की वैल्यू आपके पास आ गई है 500। क्या गई है? 500। तो मैंने कहा यहां से ये वैल्यू हो गई आपकी 500, और 500 हो गई है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका देखो कितना आ गया, यहां से ये आपके पास बन गया 200 न्यूटन। अब मुझे बताओ नीचे खींचने वाला mg कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, तो मैंने कहा mg की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है मतलब ये इसको चला नहीं पाएगा तो रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में रहेगा तो देखो अब मैं क्या कहूंगा, ऊपर लग रहा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, नीचे लगेगा आपका mg 100 न्यूटन, नेट फोर्स रेस्ट में रहेगा तो कितना रहेगा इस पे 0, या इसके बाकी फोर्सेस भी दिखा देते हैं, बाकी फोर्सेस दिखाएं तो ये आपका ये इस तरफ लग रहा है ये नॉर्मल, इस तरफ क्या लग रहा है आपका ये F इज इक्वल टू 500 न्यूटन, ये फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये रेस्ट में है तो दोनों ही डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका 0, तो हमने कहा यहां पर तो हम कहेंगे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया 100 न्यूटन। एक पार्ट तो ये हो गया कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, दूसरा रेस्ट में है तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 0, रेस्ट में है तो हमने कहा एक्सेलरेशन कितना आएगा 0 आएगा। उसके बाद देखो तीसरा पार्ट बोला नेट कांटेक्ट फोर्स अप्लाइड बाय वॉल,
अब मुझे बताओ, नॉर्मल भी आपका कांटेक्ट फोर्स है और फ्रिक्शन भी आपका क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। तो इसने क्या कहा कि ये जो दोनों फोर्सेज है, ये जो दोनों फोर्सेज है, इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ। ये नेट कांटेक्ट फोर्स बना, तो मैंने कहा नेट कांटेक्ट फोर्स लिखे, नेट एफ कांटेक्ट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, तो एफ एस का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, और नॉर्मल का स्क्वायर तो इज इक्वल टू कितना है आपका एफ एस कितना है, यहां से देखो तो हम क्या कहेंगे, यहां से अपने पास एफ एस आ गया 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस यहां से नॉर्मल, नॉर्मल कितना है आपका, नॉर्मल है 500 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, यहां से 100 को कॉमन ले लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा आपका 100√26 न्यूटन हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कांटेक्ट फोर्स बन जाएगा। किसकी वजह से, वॉल की वजह से। ध्यान रखना, जब भी नेट कांटेक्ट फोर्स की बात करें, मतलब नेट कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये है कि वॉल की वजह से एक तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल लग रहा है और दूसरा फ्रिक्शन लग रहा है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही आपका क्या बनता है, नेट कांटेक्ट फोर्स बन जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देखें तो यहां से इसके क्या कर देते हैं, इस बार कंपोनेंट कर देते हैं। ठीक है, एंगल पे दे रखा है, एंगल पे दे रखा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए आपके पास। एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे। चलो बताओ, 500 का इधर वाला कंपोनेंट 500 और cos 37 आपका कितना हो गया, 4/5, तो ये हो गया 400 न्यूटन। ठीक है, इधर वाला sin 37 करोगे तो 500 इंटू 3/5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 300 न्यूटन, ये हो गया। दूसरा, इस ब्लॉक पे इधर क्या लगेगा आपका नॉर्मल फोर्स और नीचे क्या लगेगा आपका mg। mg देखो मास कितना, इसका मास दे रखा है ये 2 kg, तो ये जो mg है ये आ गया 20 न्यूटन के बराबर। किसके बराबर आ गए, 20 न्यूटन के। तो देखो अब टोटल जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको अगर मैं दिखाऊं ब्लॉक पे एक साथ, तो ब्लॉक पे देखो इधर तो लग रहा है आपका नॉर्मल, उस तरफ जो लग रहा है ये वाला कंपोनेंट कितना आया था 300, उसके बाद ऊपर जो लग रहा है इसका ऊपर वाला कंपोनेंट कितना है 400, नीचे जो लग रहा है वो कितना लग रहा है आपका mg, कितना mg आपका लग रहा है 20 न्यूटन। ये फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, अब हमें तो ये दिख रहा है ये 400 तो 20 से क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो इसका मूवमेंट चलने का किधर है, ऊपर, इसके टेंडेंसी किधर है, ऊपर है, और टेंडेंसी ऊपर है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, तो मैं बोलूंगा टेंडेंसी ऊपर है, तो इस बार फ्रिक्शन जो लगेगा वो किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अब क्या बोला देखो, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन तो किधर है, नीचे की तरफ। किस तरफ है, नीचे की तरफ। और फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी इन्होंने क्या पूछी है, डायरेक्शन, और दूसरा क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। तो हमने कहा अब देखो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये चला पाएगा नहीं चला पाएगा, ये चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, क्योंकि नीचे 20 ऊपर 400, तो नेट ऊपर कितना बना आपका 380। तो मैंने कहा यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करें तो एफ लिमिटिंग आ जाएगा आपका म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू कितना देर का है देखो 0.5, नॉर्मल देखो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तो नॉर्मल की वैल्यू कितना हो गई है ये 300, और 300 ये तो यहां से हम कहेंगे एफ लिमिटिंग आपका कितना बना ये 150 न्यूटन, ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन बन गया। ठीक है, अब ये बताओ, ये है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और इसका मतलब ऊपर नेट कितना बना था 380, इसका मतलब ये तो इसको रोक तो नहीं पाएगा, और रोक नहीं पाएगा तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक। लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक।
या ऐसे कहें म्यू के नहीं दे रखा तो किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग के ही बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, 150 न्यूटन लगेगा। अगर ये भी पूछ लेता कि अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो मैं कहता एक्सेलरेशन देखो एक्स डायरेक्शन में तो होगा नहीं, वाई डायरेक्शन में नेट खींचने वाला ऊपर 400, नीचे रोकने वाला कितना हो गया 150 प्लस 20 तो कितना हो गया 170। तो मैंने कहा खींचने वाला 400 रोकने वाला 20 माइनस 150 अपॉन मास कितना है ब्लॉक का 2 kg। तो मैं कहूंगा यहां से A इज इक्वल टू आपका यहां से देखो कितना आ गया है, ये 170 को क्या करोगे माइनस करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया है आपका यहां से 65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मुझे ये एक्सेलरेशन भी पूछता है इस केस में तो मैं यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बता सकता था कि एक्सेलरेशन कितना आएगा 65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर आएगा, फ्रिक्शन नीचे लग रहा है। तो इस तरीके से आप एफबीडी बना के इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करके बता सकते हो। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद अब अपन अलग तरीके की डिफरेंट तरीके के वेरिएशन के अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो देखो आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या आपके पास, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए कार्ट है इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कार्ट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली एज शोन, फाइंड द मैक्सिमम मास ऑफ ए ब्लॉक that can be placed on the wall of cart so that it may not fall। देखो इन्होंने क्या बोला है, ये कार्ट एक्सेलरेशन से जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक का मास मैक्सिमम इसने कहा है कितना हो सकता है जिससे कि ये फॉल ना करे। तो आप देखो इस क्वेश्चन को अपन या तो ग्राउंड फ्रेम से रिलेट कर सकते हैं या फिर इस कार्ट के फ्रेम में जाके रिलेट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कार्ट के फ्रेम में चले जाते हैं तो थोड़ा सा ये स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा तो डील करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना है कि अगर आपका ऑब्जर्वर अब इस फ्रेम में जाता है तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये कैसा है एक्सेलरेटेड फ्रेम, और एक्सेलरेटेड फ्रेम का मतलब हो गया ये आपका हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसा फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल हो गया है तो आपको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए सूडो लगाना, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो चलो देखो एफबीडी बनाए इसका, तो नीचे लग रहा है mg और ऊपर है ये यहाँ पे देखो क्या लग रहा होगा, ये नीचे की ओर mg को नीचे खींचना चाहेगा तो ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब अपन नॉन इनर्शियल में चले गए तो सूडो लगाएंगे, सूडो किधर से लगाएंगे एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो मैं कहूंगा इसके ऊपर ये हो गया ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑब्जर्वर, तो ये इधर सूडो लग गया। दूसरा ये नो कांटेक्ट बन रहा है तो इस कांटेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा नॉर्मल लगेगा, क्या लगेगा नॉर्मल लगेगा। अब देखो यहाँ पे इसने कहा है क्या कि ये नीचे नहीं आए, तो नीचे नहीं आने के लिए तो कंडीशन आपकी क्या बनेगी कि आपका जो mg है ये mg आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो कम हो, या मैक्सिमम केस में अपन कह सकते हैं कि mg की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल लिमिटिंग फ्रिक्शन रहनी चाहिए। यानी कि mg की वैल्यू अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम है तो ये नीचे नहीं आएगा, लेकिन उससे जस्ट ज्यादा हो गया तो फिर नीचे आ जाएगा। तो हमने कहा चलो इसको आगे बढ़ाएं, तो mg है लेस देन इक्वल f लिमिटिंग हो जाएगा आपका म्यू s इंटू एन। चलो देखो नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करें, बताओ इसके फ्रेम में चले गए हैं तो ये रेस्ट में है तो इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0 और नेट फोर्स 0, तो मैं कह सकता हूं नॉर्मल की जो वैल्यू है वो बनेगी ma के इक्वल, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। चलो ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो mg इज लेस देन इक्वल म्यू s, n की जगह मैंने क्या रख दिया ma, यानी यहां से तो m से m कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब ब्लॉक का नीचे आना मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, और मास पे डिपेंड ही नहीं करता तो यहां से तो देखो कंडीशन ये बनी है कि g मस्ट बी लेस देन इक्वल म्यू s इंटू ए, या इसको मैं
दूसरे तरीके से लिखूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं यहां पे क्या कि म्यू एस इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल जी, यानी कि ए ग्रेटर देन इक्वल जी बाय म्यू एस, यानी कि अगर ये कंडीशन बन रही है तो नीचे नहीं आएगा, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब फिर चाहे मास कुछ भी हो नीचे आना तय है। तो चलो देखो जी बाई म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें यहां से, तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, देखो जी कितना है, तुमने कहा जी तो अपना 10 रख देते हैं, म्यू इन्होंने कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है 0.2, 0.2 पॉइंट हटाओगे ये आपका कितना हो गया 100, इसका मतलब ए शुड बी ग्रेटर देन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन इसका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा होगा या बराबर होगा तो ही ये ब्लॉक रुक सकता है, अदरवाइज रुक नहीं सकता। यानी कि इसको इसके साथ रोके रखने के लिए एक्सेलरेशन कम से कम कितना चाहिए, 50 चाहिए। यहां तो इन्होंने कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, मतलब ये एम पे तो डिपेंडेंसी ही नहीं है, एम पे तो डिपेंडेंसी ही नहीं है, यानी कि एम की कुछ भी वैल्यू हो, एम की कुछ भी वैल्यू हो, ब्लॉक क्या करेगा, श्योरली फॉल करेगा इस कंडीशन में। तो देयर इज नॉट एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम, तो क्या बोलेंगे अपन, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम, एम की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, एम की कोई पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहां से आप इसको एज ए, या तो आप ऐसे मान लो कि ये वाला जो फॉर्मेट है इसको ध्यान भी रख सकते हो कि इस टाइप के जो क्वेश्चन अपने पीवाईक्यू में भी आ रखे हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू में भी आ रखे हैं कि अगर इस ब्लॉक को होल्ड करना है, गिरने से होल्ड करना है तो मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, इसका जो एक्सेलरेशन है कार्ट का ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए जी बाय म्यू एस से, या जी बाय म्यू से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो इसी के बेस पे देखो क्वेश्चन करते हैं अपन पीवाईक्यू का, सेम पूरा का पूरा देखो ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, कार्ट का एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, अल्फा, ब्लॉक का मास वही है, ये कार्ट एक्सेलरेट हो रही है, इन्होंने वही पूछा है क्या कि द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सैटिस्फाई। तो अभी हमने कैलकुलेट किया है क्या कि कार्ट का जो एक्सेलरेशन ए है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल जी बाय म्यू एस, तो यहां पर एक्सेलरेशन इन्होंने अल्फा लिख दिया, तो हम यहां पर इसको क्या बोल देंगे कि कार्ट का जो एक्सेलरेशन अल्फा है, या ऐसे कहें कि हमें याद है कार्ट का एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन जी बाय म्यू एस, ये कंडीशन होनी चाहिए अगर इसको फॉल होने से प्रिवेंट करना है, फॉल होने से बचना है। तो यहां से बताओ, यहां एक ही जगह इन्होंने अल्फा दे रखा है तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन जी बाय म्यू एस की इन्होंने सीधा म्यू दे रखा है, तो ये कंडीशन बनेगी अगर इसको प्रिवेंट होना है फॉल होने से। तो हम क्या कहेंगे यहां से, देखो ये आपके पास गिवन ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर इस ब्लॉक को फॉल होने से बचाना है तो इसका कम से कम एक्सेलरेशन जी बाई म्यू होना चाहिए या उससे ज्यादा हो सकता है, मास की कोई डिपेंडेंसी यहां पर नहीं रहती है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो क्या बोला है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है तुमसे कि ए कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, कन्वेयर बेल्ट है तो मैंने कहा चलो ये बेल्ट बना देते हैं, ये कन्वेयर बेल्ट हो गया और ये बेल्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फिर उन्होंने बोला ए बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, यानी एक बॉक्स को जैसे ये चल रहा था इस पे जेंटली हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया, हल्के से रख दिया इसके ऊपर बॉक्स को। फिर उन्होंने बोला द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज म्यू इज इक्वल टू 0.5,
यानी यहाँ पर म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू इज इक्वल टू 0.5 दे रखा है। फिर उन्होंने बुलाया था डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट ऑन इट। यानी कि आप अगर इस पे इसको रखोगे ब्लॉक को, तो बेल्ट के रिलेटिव द डिस्टेंस दैट बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब बेल्ट के रिलेटिव में रेस्ट में आने का मतलब बेल्ट के साथ साथ चलने लग गया, तो उस ड्यूरिंग उसने रिलेटिवली बेल्ट के कितना डिस्टेंस कवर की है। तो देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम के अलावा बाकी जो फैक्टर है काइनेमेटिक्स के अंदर वो सारे के सारे फ्रेम डिपेंडेंट है। तो जिस फ्रेम से पूछा है डाटा उसी फ्रेम में जाना है। तो अगर डिस्टेंस है ये इस बेल्ट के रिलेटिव में बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को यही बिठा देते हैं। अब मुझे बताओ, ये कांस्टेंट स्पीड से है, स्पीड कांस्टेंट है, तो आपका ये जो ऑब्जर्वर है ये कैसे फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में ही है। और इनर्शियल में ही है तो इसका मतलब यहां पर न्यूटन्स लॉ आपके वैलिड हो जाएंगे, कोई सुडोडो लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं कहूंगा यहां पे देखो, ये इस फ्रेम में चला गया है, तो अब इसके लिए ये जो बेल्ट है वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, और इसके लिए बेल्ट रेस्ट में आ गया। तो अब ये इस बॉक्स को ऑब्जर्व करेगा। तो मुझे बताओ, ग्राउंड के रिलेटिव में तो इसकी बॉक्स की वेलोसिटी 0 थी, इनिशियली ड्रॉप किया, लेकिन जब इसके फ्रेम में चले जाएंगे तो इसको क्या दिखाई देगा। तो हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स में हम क्या कहते थे, जो जब ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में जाता है उसकी वेलोसिटी को अपोजिट करके ब्लॉक को दे दो। तो जैसे मैंने कहा कि ये फ्रेम इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो अब ये इस बेल्ट के रिलेटिव में ये रेस्ट में है, तो इसको क्या दिखेगा कि ये वेलोसिटी उठा के उधर पटक दोगे तो इसको दिखेगा कि इस बॉक्स के पास उस डायरेक्शन में उस तरफ कितनी वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही ब्लॉक उधर स्लाइड करेगा इसके ऊपर पीछे की ओर क्या लगेगा, स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो एक तरीके से ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का इक्वेशन बन गया। किसका बन गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस का ही इक्वेशन बन गया कि थोड़ा आगे जाके ये रुक जाएगा। तो ये बताओ, अब इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा कि ये ब्लॉक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 है, इस पे पीछे की ओर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, mg नॉर्मल दोनों एक दूसरे से बैलेंस आउट हो जाएंगे, तो केवल काइनेटिक फ्रिक्शन आता है तो हम कहते हैं रिटार्डेशन बन जाता है आपका म्यू के इंटू जी के बराबर, और म्यू के इंटू जी के बराबर रिटार्डेशन आ जाता है। तो बताओ म्यू के म्यू ही दे रखा है यहाँ, तो कितना है 0.5 इंटू जी आपका 10, तो ये रिटार्डेशन आपके पास कितना आ गया है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन आ गया है। तो बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस हम सीधा ही रिलेट करें, या तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो या स्टॉपिंग डिस्टेंस से s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a। तो बोलो यहां से u इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2, तो आप बोलोगे यहां से 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, a कितना हो गया आपका 5, तो ये आपके पास हो गया है 5, 4 डिवाइडेड बाय 10, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गई है 0.4 मीटर। कितना आ गई है 0.4 मीटर। तो यहां से ऑप्शन चेक करें तो अपना ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इसमें यूज में लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।